Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं सुमित पांडे आज आपके लिए लेक्चर 4 लेकर आया हूं इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड बुक का, जो कि हम बीएससी 6 सेम का पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारे एमसीक्यूज होने वाले हैं वो ट्रांजिस्टर बाइसिंग में बेस्ड होने वाले हैं टोटली। तो ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्टेबिलिटी के ऊपर मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा बाइसिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन दिया था सभी बच्चों को करने के लिए, काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए आगे आपके स्क्रीन में वो वाला क्वेश्चन नंबर 36 दिया था मैंने। इसमें क्या पूछा था, द हाइएस्ट वोल्टेज गेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। जो हाई वोल्टेज गेन, सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन किससे मिलता है, और उसी के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 35 में बताया था कि किस कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन और करंट गेन हाई होता है। तो उसमें तो हमने बताया था कि कॉमन एमीटर का होता है। बट आपको देखिए, ये एक आपकी स्क्रीन में ये देखिए, आपको पहले बेसिक चीज समझा देता हूँ। हमने 3 देखे थे कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो इनपुट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो कॉमन बेस का लो होता है, कॉमन एमीटर का क्या होता है उससे थोड़ा सा हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर का सबसे ज्यादा हाई होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस उल्टा होता है, मतलब जो कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है, कॉमन एमीटर का क्या होता है थोड़ा मतलब मीडियम होता है, और कॉमन कलेक्टर का सबसे लो होता है। तो देखिए, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे वो हम देखते आ रहे थे करंट गेन, मतलब अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू आ रही थी वो हमारी करंट गेन आ रही थी। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे वोल्टेज गेन पूछा गया है। तो देखिए, जो वोल्टेज गेन होगा ना वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर देखिए करंट गेन सबसे ज्यादा किसका था, कॉमन कलेक्टर का, तो इसका कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे लो हो जाएगा। और सबसे लो करंट गेन था कॉमन बेस का, बट अब सबसे हाई वोल्टेज गेन किसका हो जाएगा, कॉमन बेस का। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट वोल्टेज गेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो हाईएस्ट वोल्टेज गेन किसका है, कॉमन बेस का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए। देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन था, जिन लोगों ने आंसर दिया है तो उनकी भी मतलब उन्होंने कोशिश तो करी है, कोशिश करेंगे तो तभी पता चलेगा। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए आपकी स्क्रीन में आ गया है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीजेटी इज बाइस्ड टू, मतलब बीजेटी में बाइसिंग क्यों की जाती है। ऑप्शन ए है वर्क एज अ स्विच की तरह काम करवाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है प्रिवेंट थर्मल रन अवे, मतलब जो जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे काफी फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर के वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे जो हमारा आउटपुट में सिग्नल मिलता है वो क्या मिलने लगता है, डिस्ट्रॉय सिग्नल, मतलब उसमें वेरिएशन आने लगती है। और थर्ड ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी इंक्रीज आईसी। तो ठीक है, देखिए जब हम बीजेटी में बाइसिंग करते हैं तो बाइसिंग करते समय क्या होता है, बाइसिंग में हम बीजेटी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है या तो हम उसमें एसी सप्लाई करते हैं या हम डीसी सप्लाई करते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन में देखिए, ये आपके सामने फिगर आ गया है। तो ये हमने एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पर जो ये देखिए ये डीसी बाइसिंग दे रखी है, देखिए जो ये होता है ये वाला, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसे लगा है बैटरी सोर्स तो ये होगा डीसी, और अगर कहीं पे कैसे लगा है, कहीं पे ऐसा बैटरी सोर्स लगा है तो इसको हम कहते हैं एसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डीसी बाइसिंग दे रखी है। इस बाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, कैसे भी यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात इसकी ये होती है, जो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे अगर ये सिलिकॉन का होगा तो इसको अगर ये किसका सिलिकॉन का होगा तो इसको 0.7 वोल्टेज चाहिए होगी, और अगर जर्मेनियम का होगा तो 0.3 वोल्टेज चाहिए होगी। वो कौन देता है, ये बाइसिंग देता है। उसके बाद ये बाइसिंग जितने कंपोनेंट है उनको भी क्या देता है, पावर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इस बाइसिंग का काम क्या के लिए होता है बीजेटी में, इसका काम होता है टू प्रिवेंट थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे से बचाने के लिए होता है, ठीक है। ये एक थर्मल रन अवे एक बहुत अच्छा टॉपिक है अलग से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ बाइसिंग इज नॉट डन इन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट इन, ठीक है। अगर बाइसिंग नहीं करते हम एम्पलीफायर सर्किट में तो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए एम्पलीफायर सर्किट जहां भी आता है तो आपको सबसे पहले समझ लेना है, एम्पलीफायर का मतलब हो गया कि
वहां पर ट्रांजिस्टर कौन से उसमें काम कर रहा है, कॉमन एमीटर में काम कर रहा है। समझ रहे हो, जो मैंने आपको अभी ऊपर फिगर दिखाया था, तो इसमें भी देखिए जो ये एमीटर टर्मिनल है, ये एमीटर टर्मिनल है, इसको हमने कॉमन करा है इनपुट और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो जहां भी एमीटर आएगा वहां आपको कॉमन एमीटर आ जाना है, और पता है जो कॉमन एमीटर होता है उसका आउटपुट जो हमें मिलता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें प्रॉपर बाइसिंग नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट में ऑप्शन हो सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन आईबी करंट में कुछ डिक्रीज हो सकता है। ऑप्शन बी है अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, मतलब जो हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए वो एम्पलीफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, एक सेटिस्फाई एम्पलीफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन सी दिया है हमारे पास एक्सेसिव कलेक्टर बाइस, या जो हमारा कलेक्टर बाइसिंग है उसमें एक्सेसिव इफेक्ट होने को मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। देखिए अगर जो जितने भी अगर जैसे ट्रांजिस्टर है, अब वो ऑपरेटेड ढंग से नहीं होगा तो उसमें जितने भी फैक्टर है बीटा, आईबी, आईसी, इन सब की वैल्यू वेरिएशन करने लगेगी, और जो हमारा एम्पलीफिकेशन होगा वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है फॉर a faithful amplification by transistor circuit the value of VBE should dash for silicon transistor। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि 0 होनी चाहिए, ऑप्शन बी दिया है 0.01 वोल्ट होनी चाहिए, ऑप्शन सी दिया है 0 वोल्ट और 0.1 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए, किसकी वैल्यू, VBE की वैल्यू, और ऑप्शन डी दिया है नॉट फॉल बिलो 0.7, मतलब 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए VBE की वैल्यू। तो उससे पहले आपको देखिए जो भी आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक बेसिक फिगर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो ये VB, इसको VB बोल सकते हैं और VBE भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, एमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज है। तो वो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर अगर किसकी तरह काम करना है, एक एम्पलीफिकेशन की तरह काम करना है, तो VBE की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का हो। तो देखिए अब अगर इसको ऑपरेट होने के लिए, सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 0.7 वोल्ट। तो जब ये 0.7 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर को मिलेगी तब ये क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, और तभी हम इसको एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू VBE की वैल्यू 0.7 से कम हुई तो ये ऑन ही नहीं हो पाएगा, तो ये एज अ एम्पलीफायर काम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो VBE की वैल्यू है वो 0.7 से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। तो इसी को देखिए ऑप्शन में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉट फॉल बिलो 0.7। जो VBE की वैल्यू है वो 0.7 से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। अगर 0.7 से कम होगी तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो पाएगा, और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज ए एम्पलीफायर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए कमेंट में बताइए, मेरे पास इसके और क्वेश्चन भी पड़े हैं। आज हम अराउंड कोशिश ये रहेगी कि 14 से 15 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में हम कवर कर लें। तो देखिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक में और क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, उसी हिसाब से मैं अगला लेक्चर लेकर आऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। द सर्किट दैट प्रोवाइड बेस्ट स्टेबिलाईजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। देखिए जो हम ये सर्किट यूज करते हैं ना, इसमें जो आउटपुट मिलता है, जो हमें सिग्नल मिलता है, आईसी करंट से जो हमें सिग्नल मिलता है, उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आने लगते हैं बार बार। उस चेंजेस को कम करने के लिए, उस सिग्नल में वेरिएशन कम करने के लिए हम उसमें एक स्टेबलाइजिंग सर्किट लगाते हैं जो उस सिग्नल को स्टेबल करता है। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से स्टेबल सर्किट होते हैं, पहला है बेस रजिस्टर बाइस, सेकंड है कलेक्टर फीडबैक बाइस, और थर्ड है पोटेंशियल डिवाइडर बाइस। ठीक है, तो देखिए बाइसिंग जब हम सर्किट में करते हो तो 3 टाइप की बाइसिंग होती है। और आप देखिए आपकी स्क्रीन में एक फिगर आ रहा होगा और उसमें एक टेबल बना होगा। ठीक है, उस टेबल में देखिए इसमें इजीली समझाया गया है, कंपैरिजन करा गया है तीनों बाइसिंग के बीच में कि किसमें एमीटर, पहला देखिए कि पैरामीटर लिखा है एमीटर रेजिस्टेंस, तो ये तीनों जैसे फिक्स्ड बाइस हो गया, कलेक्टर टू बेस बाइस हो गया, और वोल्टेज डिवाइडर बाइस हो गया। इन तीनों में किसमें एमीटर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो लास्ट वाले में देखिए वोल्टेज डिवाइडर बाइस में जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आप नेगेटिव फीड देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं, क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो देखिए जो 4th नंबर का पॉइंट है क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी, इसमें सबसे पुअर किसकी होती है, फिक्स्ड बाइस की, उसके बाद थोड़ी मॉडरेट होती है कलेक्टर टू बेस बाइस की, और सबसे अच्छी किसकी होती है, वोल्टेज डिवाइडर बाइस की। तो इसमें क्या पूछा है, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल डिवाइडर बाइस, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 40 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछा गया है द आइडल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज। देखिए, तो स्टेबिलिटी फैक्टर अभी हमने स्टेबिलिटी देखा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बस इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए। देखिए, जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में जब मैंने टॉपिक स्टार्ट करा था, मैं आपको उसी समय बता चुका था स्टेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टेबिलिटी की जितनी वैल्यू कम रहती है उतना ही जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है वो उतना अच्छा होता है। तो देखिए, जो आइडल वैल्यू स्टेबिलिटी की मानी जाती है वो मानी जाती है 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट इज गिवन बाय। तो यहाँ भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, जो हमारे स्टेबिलिटी होती है ट्रांजिस्टर का, उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। तो ये है, एक फैक्टर होता है ICBO जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन लीकेज करंट, सेकंड होता है बीटा की वैल्यू, और थर्ड होती है बेस टू एमिटर वोल्टेज जिसको हम कहते हैं VBE। मतलब इन तीनों के वेरिएशन से हमारा जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट हमें सिग्नल क्या मिलता है, IC करंट। तो इन तीनों के वेरिएशन से IC की वैल्यू में वेरिएशन होता है। तो देखिए, जो मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला है, ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, चेंज इन IC किसके डिपेंड करता है, ICO। एक फैक्टर हो गया लीकेज करंट में, तो जिस समय मतलब लीकेज करंट बढ़ेगा उस समय ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। दूसरा स्टेबिलिटी डैश डैश निकाला है, मतलब एक और दूसरे फैक्टर को कंसीडर करा है, चेंज इन IC करंट जब VB की जो बेस टू एमिटर वोल्टेज है वो चेंज होगी तो उसके चेंज से IC करंट में क्या फर्क पड़ेगा। और तीसरा निकाला है चेंज इन IC करंट ड्यू टू चेंज इन बीटा। ठीक है, तो इन सब के चेंज होने से जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा IC का इफेक्ट किस पे पड़ता है, टेम्परेचर से पड़ता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हमारी जो IC की वैल्यू होती है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी फैक्टर, तो IC की वैल्यू चेंज होती है तो सबसे पहले ऊपर चेंज IC होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ICO है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी और सी बचा है। बी में है कि चेंज इन IC ड्यू टू ICO और चेंज इन IC ड्यू टू IE। तो अभी हमने पढ़ा है कि IE का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं, इफेक्ट किसका होता है, ICO, जिसको हम कहते हैं लीकेज करंट। तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है हमसे, डैश हैज एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। देखिए, जब हम क्यू पॉइंट में हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसको हम सेंटर में कंसीडर करते हैं, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से जो क्यू पॉइंट होता है या तो वो कट ऑफ रीजन की तरफ शिफ्ट होने लगता है या तो वो सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, IC की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है और उसी के इफेक्ट से जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो शिफ्ट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये है डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर इज ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट कॉल्ड डैश एंड डैश। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमें फिगर की जरूरत है और वो फिगर आपकी स्क्रीन में आ चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई देख रहे हैं। तो देखिए जो एक्स एक्सिस है उसमें VCE वोल्टेज है, वोल्टेज वाली है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस उसमें है हमारा IC करंट। तो जो ये हमारी लोड लाइन बन रही है वो हमारी किसके बीच में बन रही है, VCE और IC के बीच में। ठीक है, और इसी में हम क्यू पॉइंट भी देख सकते हैं आप कैसे सेंटर में आ रहा है, क्योंकि सेंटर में ये आइडल माना जाता है, इसमें हमारा कोई सिग्नल लॉस नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 44 का। ए तो होगा नहीं, IC एंड VEB है नहीं। बी ऑप्शन देखिए IB एंड VEB ये भी नहीं है, और ऑप्शन सी देखिए IC सैचुरेशन एंड VCC, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 44 क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और मतलब इतने भी इजी नहीं कि आप एकदम कर दोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और देखिए यूनिवर्सिटी ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढती है जिसमें थोड़ा सा बच्चे को दिमाग लगाना है, जिसने दिमाग लगाया वो नंबर लेके चले गया। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा मोटिव यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं।
45th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है द डैश हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज विल गेट डिस्टॉर्टेड इफ Q पॉइंट इज नियर सैचुरेशन। क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रहा है कि जैसे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही है, अगर Q पॉइंट सैचुरेशन रीजन के पास चले जाए, अभी तो हमने देखा था कि Q पॉइंट सेंटर में होना चाहिए, अगर वो इनके सैचुरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हमारा जो सिग्नल है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, वो कौन सी हाफ साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन है नेगेटिव और थर्ड ऑप्शन है नन, मतलब वो सिग्नल को कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो देखिए फिर इसमें हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी और आपके सामने फिगर आ गया है। तो जैसे ही आप देखिए ये आईसी जो हमें आउटपुट मिल रही है, तो जैसे ही हमारा सिग्नल सैचुरेशन की तरफ जा रहा है तो आउटपुट में देखिए पहली बात है जो एम्पलीफायर है वो 180 शिफ्ट करके देगा हमें आउटपुट। तो देखिए वो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइकिल है ना, उसको आधा क्लिप कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। तो वो कौन सी साइकिल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या पूछ रहा है, द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बायस सर्किट इज इक्वल टू। ठीक है, जो अगर हम फिक्स्ड बायस सर्किट की बात करें तो उसका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब तीनों बाइसिंग स्टेबिलिटी जो मैंने दिखाई थी आपको, उस पर तीनों में कंपैरिजन दिखाए थे, तो उसमें हमने देखा था जो फिक्स्ड बायस की स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 प्लस बीटा। तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 47 में चल रहे हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ते हुए। ठीक है, आप लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है। अगर स्टेबिलिटी टॉपिक में आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताएं मेरे को, मैं उसी में ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन द Q पॉइंट शुड बी प्लेस्ड। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अगर हम जो हमारी आउटपुट वेव आ रही है उसमें डिस्टॉर्शन को अवॉइड करना है, डिस्टॉर्शन को हटाना है, तो Q पॉइंट कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए। तो वी नो दैट कि Q पॉइंट हमेशा कहां पर होना चाहिए, सेंटर में, क्योंकि देखो सैचुरेशन के पास होगा। तो अभी ऊपर हमने देखा था सैचुरेशन के बाद वो क्या कर रहा था, नेगेटिव हाफ पार्ट को क्या कर दे रहा था, डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। जब कट ऑफ के पास होता है तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट जब वो सेंटर में होता है ना, तब वो हमें जो आउटपुट सिग्नल देता है वो पूरी तरीके से एम्पलीफाई करके देता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट सेंटर ऑफ लॉट लाइन। ठीक है, अब हमारा आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूं। जो QOD आता है ना मेरा, ये क्वेश्चन होता है लाखों में एक। ठीक है, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ सेल्फ बाइस सर्किट वी हैव टू। मतलब अगर हम सेल्फ बाइसिंग सर्किट यूज कर रहे हैं किसी भी सर्किट को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, अब हमें पता है स्टेबिलिटी हमें क्या चाहिए, रिड्यूस, मतलब जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उतना अच्छा हमारा सर्किट होगा। तो उसकी स्टेबिलिटी को कम करने के लिए हमें जो हमारा सेल्फ बाइस सर्किट है उसमें जो RE की वैल्यू है या RB की वैल्यू है उसको बढ़ाना है या घटाना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें इंक्रीज RE, मतलब जो इमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो। सेकंड ऑप्शन दिया है कि जो वो रेजिस्टेंस है, एमिटर रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू को घटा दो। और थर्ड ऑप्शन दिया है इंक्रीज RB, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दो। तो ये आज आपका होमवर्क हो गया है, और इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और देखिए जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, जिसके चैनल में रेड कलर का दिख रहा है उसको प्रेस करके आप व्हाइट कलर का कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।